चलिए आज हम लोग एक लोकोक्ति पर निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। लोकोक्ति है बिनु घरनी के घर भूत के डेरा, बिना घरनी घर भूत के डेरा। ये बिहार में बोली जाने वाली लोकोक्ति है और यूं कहिए हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में इससे मिलता जुलता या इससे मिलती जुलती लोकोक्ति कहावतें प्रचलित हैं। इसका सीधा सा मीनिंग हुआ, सामान्य सा अर्थ हुआ कि कोई भी घर पत्नी के बिना भूत के डेरा की तरह होता है। या घर है और डेरा है, दोनों का मीनिंग एक है, समझिएगा। घर क्या हुआ? अस्थाई आवास हुआ, और डेरा अस्थाई। तो अगर पत्नी नहीं है घर में, वाइफ नहीं है, घर में पत्नी नहीं है, अर्धांगिनी नहीं है, भार्या नहीं है, पत्नी के पर्यायवाची शब्द है ये, जीवन साथी नहीं है जिसे सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त हो, तो घर क्या हो जाता है? भूत के डेरा, भूत का अस्थाई आवास हो जाता है। ठीक है, आदमी का तो अस्थाई आवास रहता नहीं है, वह घर जिस घर में पत्नी नहीं है, किसका आवास हो जाता है? वो भूत का। वो भी भूत भी ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, भूत के डेरा। बिन घरनी घर भूत के डेरा कहिए या बिनु घरनी घर भूत का डेरा, जो भी कहिए। ये बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, पहले मैं बता चुका हूं। बिहारी हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें एक उपभाषा है बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन? मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो ये भोजपुरी बोली में बोली जाने वाली लोकोक्ति है, बिनु घरनी घर भूत के डेरा। ये मगही में भी बोली जाती है और मैथिली में भी बोली जाती है। तो इसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर निबंध कैसे लिखा जाए, टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। तो मैं हमेशा से बताते रहा हूं कि कोई भी लोकोक्ति है, समाज में प्रचलित कोई भी लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति की विशेषता होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। और जिस समाज में कोई लोकोक्ति प्रचलित होती है, उस समाज के सैकड़ों वर्षों के अनुभव का निचोड़ होता है। वो लोकोक्ति किसी एक परिवार, किसी चाहे अमीर हो, जमींदार हो, कोई भी हो, का बपोती नहीं होता है। जिस समाज में कोई लोकोक्ति प्रचलित होती है, उस समाज के सैकड़ों हजारों वर्षों के अनुभव का क्या होता है? निचोड़। समझते हैं? समझ में आई बात? ये निचोड़ ही है ना, क्लियर है? अब इसका लेखक कौन है, पहली बार कौन का, ये पता ही नहीं चलेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? चली आती है। ठीक है, कब कहीं गई कोई अतः सैकड़ों हजारों साल पहले हो सकता है कहीं गई होगी, लेकिन लगेगा कि ये आज भी क्या है, सही सिद्ध हो रही है, तब भी सही सिद्ध होती होगी। परिवेश बदलने से हो सकता है इसके विपरीत भी कुछ स्थितियां आ सकती हैं। ठीक है, बिनु घरनी घर भूत के डेरा, पत्नी नहीं हो तो घर जो है भूत का आवास हो जाता है, भूत रहने लगता है। ठीक है, और कभी कभी पत्नी के रहते भी घर भूत का डेरा हो जाता है, होता है। दूसरा पक्ष भी है। एक पक्ष तो ये हुआ क्या कि घरनी के बिना घर भूत के डेरा, एक घरनी के रहते भी घर भूत का डेरा होता है। अरे अभी घटना हुआ सोनम रघुवंशी का, मुस्कान का। अब प्राचीन काल में कई जैसी घरनी हो जाए और उनकी सलाहकार मंथरा हो तो क्या होता है? राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र को वनवास, और पति दशरथ का स्वर्गवास, और राजमहल वीरान, शहर नगर वीरान। तो दोनों पक्ष है, हम लोगों को दोनों पक्ष पर विचार करना है। बिनु घरनी घर भूत के डेरा, पहले तो इसके पक्ष में देंगे, और लास्ट में मैं हमेशा से बताते रहा हूं, कोई भी लोकोक्ति है, मुहावरा है, कोई अमूर्त वाक्य है, तो उसको उसके विपरीत भी आपको सोचना है, आपको अपनी मौलिकता दिखानी है। इसे सहमत है, सहमत तो है ही, लेकिन इसके विपरीत भी स्थितियां हैं। घरनी अगर ठीक नहीं हो तो क्या होता है? घरनी के रहते ही घर क्या हो जाता है? भूत के डेरा हो सकता है। और घरनी नहीं हो तब तो भूत के डेरा होना ही है। अगर पत्नी नहीं होगी, आपका वंश वृद्धि नहीं होगा, एक समय में आप चले जाइएगा ऊपर, वंशहीन, फिर आपका घर कैसा होगा?
बड़ा बड़ा राजप्रासाद राजमहल देखे हैं, भूतहा बंगला बन जाता है। हाँ, तब बिना घर नहीं घर भूत के डेरा। तो हम हर एक पहलू पर हम लोग विचार करेंगे। पहले देखते हैं बिनु मतलब क्या होता है। बिना मतलब अनुपस्थिति, अभाव, है ना। बिनु किसके? घरनी। घरनी का मतलब क्या, या कीवर्ड क्या है? घरनी और घर और भूत, है ना। इसका विस्तार करेंगे हम, अर्थ विस्तार। पहले निबंध कैसे लिखा जाए बताए है ना, कि अर्थ विस्तार कीजिए आप। घरनी मतलब क्या? पत्नी। इसको भार्या भी कहा जाता है संस्कृत में, अर्धांगिनी भी कहा जाता है। हाँ, अभी सावन चल रहा है, सावन में किन की पूजा होती है? शिव की पूजा होती है हिंदुस्तान में, भारत में। और शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में देखा गया है, आधा स्त्री आधा पुरुष। वहां स्त्री और पुरुष के बीच बराबर का भाव है, ठीक है, बराबर का भाव। कहाँ? शैव संप्रदाय में। क्लियर है? ठीक है, बात विचार करेंगे हम लोग। तो ये है गृहिणी, गृह स्वामिनी भी बोलते हैं ना, बोलते हैं। घर क्या होता है भाई? घर क्या है और डेरा क्या है? अरे अर्थ को तोड़े हम। घर क्या है? अस्थाई निवास। जैसे कहीं पर ये हॉस्टल है छात्रों का, वही तो अस्थाई निवास है। चार दीवारी केवल होना अस्थाई निवास नहीं है। चार दीवारी में जो लोग रह रहे हैं वो अस्थाई रहे, तभी तो। हॉस्टल में जो लोग रह रहे हैं, रहने वालों का अस्थाई निवास है वो। तो हॉस्टल का मकान, छात्रावास का मकान घर हुआ? है? घर हुआ? अस्थाई नहीं ना। अस्थाई होंगे तब घर हुआ। तो छात्रावास में रहने वाले क्यों कहते हैं घर जाना है? अगर छात्रावास ही घर होता तो कहते घर जाना है। दीपावली में सब कुछ उठा के भागते, होली में मन नहीं लगता है, इस बार घर नहीं गए। क्या दीपावली तो पटना में भी मनाया जाता है, दिल्ली में भी, लेकिन जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं क्या कहते हैं? घर जाना है। घर के बिना यार मन ही नहीं लगता है। तो क्यों? तो जहां घर है वहां छात्र जो है वहां के लोगों से जैविक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से जुड़े हैं। माँ बाप जैविक रूप से जुड़े हैं, हाँ? भाई जैविक रूप से जुड़े हैं, एक ही गर्भ के हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी इंतजार कर रही है। शादीशुदा लड़के भी पढ़ते हैं ना, लड़का कहिए या जो कहिए उसको, तो उसकी पत्नी इंतजार कर रही है। तो पत्नी से कैसा संबंध है? पारिवारिक, जैविक नहीं, पारिवारिक और सामाजिक। शादी जब करते हैं तो बारात का कंसेप्ट क्या होता है? बारात जाता है साक्षी के रूप में, कि आज से इस लड़का और इस लड़की को, ये दोनों साथ साथ रहेगा, पति पत्नी के रूप में रहने की छूट दी जाती है। बारात साक्षी होता है, गवाह होता है। और देवता गवाह बनते हैं, वो कौन सी का? अग्नि में। और सराती लड़की पक्ष वाले तो वहां रहते ही हैं, जो दोनों पक्ष गवाह के रूप में वहां है। इसलिए गांव घर में देखते होंगे, अगर अरेंज मैरिज होता है तो शादी जब टूटने लगती है तो पंचायत होता है, बुलाया जाता है, जो बारात गया था सबको बैठाया जाता है, लड़की वाले। तो घर का मतलब क्या? ऐसा स्थान जहां रहने वाले लोग क्या हो? जैविक, सामाजिक। अब कोई जो ही नहीं कि घर अस्थाई होगा, हो सकता है घर बदल ले। किराए के मकान में आप रह रहे हैं,
पति पत्नी लोग रह रहे हैं तो वही उसको घर समझता है, सारा फंक्शन वगैरह सब कुछ वही हो जाता है ना। तो वो भावनात्मक और जैविक संबंध होना जरूरी है, आर्थिक नहीं। आर्थिक समझते हैं, जब दो व्यक्ति रहो और दोनों में आर्थिक संबंध हो, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आर्थिक संबंध है, मकान मालिक को दीजिएगा पैसा तब, या रूममेट दोनों बराबर बराबर बांटिएगा तो रूममेट आपको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो निकलो यहां से। नहीं समझे? तो सामाजिक रूप से बंधे हो और भावनात्मक रूप से, और भावनात्मकता या भावना खत्म हो गई तो घर खत्म हो गया। तब भावनात्मक रूप से अस्थायी तौर पर बंधे हो। तो जैविक रूप से भी बंधे हो, सामाजिक रूप से भी बंधे हो, भावनात्मक रूप से भी बंधे हो। और घर में रहने वाले लोग सांस्कृतिक रूप से बंधे होते हैं। बंधे रहते हैं कि नहीं? पिता की मृत्यु हो जाती है तो संस्कार कौन करता है? बेटा करता है। बंधे हुए बेटा जन्म लेता है, छठी करते हैं, बेटा का अन्नप्राशन होता है, उपनयन होता है, विवाह होता है, सांस्कृतिक रूप से भी बंधे हुए। दीपावली है, होली है, दशहरा है, पूजा पाठ, हज नमाज, सब कुछ में घर के लोग सांस्कृतिक रूप से भी बंधे होते हैं। आर्थिक रूप से बंधे भी होते हैं, आर्थिक रूप से भी जुड़े रहते हैं। लेकिन आर्थिक जो है वो गौण है। हालांकि ये आर्थिक रूप से जुड़ाव जो है इसको लोग ज्यादा महत्व अब देने लगे हैं, लेकिन वो अभी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अभी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाप बेटे के बीच कैसा संबंध होता है? माँ बेटे के बीच आर्थिक संबंध होता है। माँ पैसा लेती है तब खिलाती है, भावनात्मक संबंध है। अब माँ सोई रहती है, माँ थकी भी रहती है, तब भी आप माँ को जगा देते हैं, माँ आपके लिए खाना बना देती है, ठीक है। अपना दुख भूल जाती है, बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए, बहुत दूर से आया है, वो थकान भूल जाती है। क्लियर है? तो मुख्यतः क्या है? जैविक और भावनात्मक रूप से, उसके बाद सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बंधे हो। ये हुआ घर। और अगर पत्नी नहीं है, ये बंधन होगा? हाँ, पत्नी नहीं रहेगी तो पिता बनिएगा, पिता नहीं बनिएगा तो आपका पोता नहीं होगा। हाँ, घर में है चाचा नहीं बनिएगा, अगर घर में और लोगों की पत्नी नहीं आए तो चाचा नहीं बनेगा, पिता नहीं बनेगा। सामाजिक रूप से बहुत सारा रिलेशन आपके दिमाग से, आपके रडार से बाहर हो जाएगा। कौन कौन रिलेशन? सास ससुर, साला साले, दादा। आपका दादा खाने वाला कोई होगा? बड़े होइएगा तो बाबा। आप किसी का बहनोई बनिएगा, किसी का फूफा बनिएगा। सारा रिलेशन क्या होता है? आउट। इसलिए बिनु घर नहीं, घर भूत के डेरा। ठीक है? क्लियर है? समझ में आई बात? तो सारा ये इसे बताया गया है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि पत्नी जो है उसकी भूमिका घर में जो है केंद्रीय भूमिका होती है। वो पहले, सबसे पहले है, तभी घर है। आज वो है तो घर है, और घर है तो सगे संबंधी है, घर है तो मित्र है। मित्र को भी बुलाइएगा, घर बढ़ेगा कोई तब ना, खिलाना पिलाना। ठीक है? एक दो दिन के बाद कहा वहां जाओगे, वहां कुछ मिलता है? भूत की तरह रहता है अपने अकेले, जो बैचलर रह रहा है। और बैचलर का रूम देखिए, वही बैचलर विवाह कर ले तब रूम देखिए, क्रांतिकारी अंतर नहीं आ जाता है? तो ये हो गया। अब भूत क्या है जी? भूत के डेरा क्यों कहा गया? भूत के डेरा क्यों कहा गया? भूत शब्द एक तो हुआ अतीत, पास्ट। तो जब पत्नी नहीं होता पास्ट बन जाएगा, आपका वर्तमान कुछ रहेगा ही नहीं। पिता नहीं बनिएगा,
अब पिता नहीं बनेगा तो पुत्र क्या होता है? पिता का वर्तमान होता है, भविष्य होता है। पुत्र में पिता ही जीवित होता है, नहीं होता है? हाँ, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। गाना सुने हैं, उसमें यह भी कहा जाता है जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी नजरों से तुम देखोगे, मेरा नाम तुम आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो पिता या मनुष्य जब बच्चा पैदा करता है, उसकी संतान होती है, तो मानवता की जो निरंतरता है उसका योगदान होता है। अपने ही समान संतति को पैदा करके वो कंटिन्यूटी को क्या करता है? बनाए रखता है ना। लेकिन अगर विवाह नहीं किया तो कंटिन्यूटी वहीं पर ब्रेक। अगर विवाह करते हैं तब सुनिए, विवाह के तो बेटा हुआ, बेटी हुई, फिर उसका विवाह हुआ, उसका विवाह हुआ, एक बहुत बड़ा डायनास्टी खड़ा हो जाता है जो आपको पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात? तो एक विवाह अगर कोई बैचलर नहीं करता है तो कितना बड़ा वो प्रवाह जो है उसको अवरुद्ध कर देता है, वो समझिए। समझ में आई बात? हाँ, मान लीजिए बाबर अगर विवाह नहीं करता, ये मुगल साम्राज्य इतना बड़ा उसका अंपायर खड़ा होता वंश का। क्लियर है? तो भूत मतलब क्या? अतीत। जहां पत्नी नहीं है, कोई व्यक्ति वहां रह रहा है, उनकी पत्नी नहीं है, वो व्यक्ति एक न एक दिन क्या करेगा? डेथ होगा। उसके बाद घर क्या हो जाएगा? उस घर में जब लोग आएंगे तो केवल अतीत को याद करेंगे। यहाँ आते थे तो फला था, ये था, वो था। अतीत, अतीत के डेरा। ठीक है, केवल अतीत में क्या होता है? स्मृति, केवल यादें रह जाती हैं। अगर पत्नी नहीं है तो यादें ही रह जाएगी घर में। पत्नी नहीं है तो वर्तमान है और ना भविष्य। एक तो ये मीनिंग हुआ, और दूसरा मीनिंग शायद ज्यादा समझ में आए। भूत हम लोगों के समाज में किसको कहा जाता है? मृत आत्मा को। किसको कहा जाता है? मृत आत्मा। अब मृत आत्मा मतलब क्या हुआ? मृत आत्मा, भूत, जनरली मीनिंग यही है ना, मरा हुआ आत्मा। मृत आत्मा, उसी को तो भूत कहते हैं। तो भूत का कोई समाज होता है? परिवार होता है, संस्कृति होती है, वर्तमान होता है, भविष्य होता है, प्रेम होता है, चेतना होती है, होश होता है, संस्कार होता है, समाज होता है, राष्ट्र होता है, अस्तित्व होता है। कुछ नहीं होता है, यानी बिना पत्नी के कुछ नहीं। जहां पत्नी नहीं है वहां भविष्य नहीं है, प्रेम नहीं है, संस्कार नहीं है। अब कोई होली दशहरा मनाइए, विवाह कीजिए, विवाह के सारे विधि विधान पुरुष को मालूम होते हैं। हमारे समाज में किसको मालूम होता है? पत्नी को, महिला को, और पत्नी को। पत्नी अगर नहीं है तो 10 आदमी से पूछ के, अपने माँ से, अपने सास से पूछ के, सब कुछ इकट्ठा करके निरंतरता बनाएगी। अब पुरुष केवल पर्व त्योहार में देखिएगा, ये विवाह में, मुंडन में केवल सप्लायर होता है। सप्लायर समझे? क्या क्या आएगा? हाँ, तो लिस्ट बना दीजिए, हम ले आते हैं। लिस्ट बना दी, महिला पत्नी लेके गए, फिर वो हस्बैंड आए, सब कुछ लाकर फिर पत्नी कहती है अरे एक चीज छूट गया है। तो पति जो झल्लाएगा, क्या यार एक बार नहीं बोल सकती हो? समझ पाई बात? तो सारा आप देखिएगा, घर में जो कोना होता है देवता घर, उससे ज्यादा लगाव किसका रहता है? महिलाओं को, पत्नी को। वो कहीं भी जाएगी, किराया घर में भी रहेगी, तो एक कोना खोज लेगी जहां देवी जी का स्थान हो। पुरुष है बहुत से बहुत वही फोटो लटका देगा, ठीक है, और नहाते वक्त ऐसे ऐसे कर लेगा, हो गया, भाग गया।
तो मृत आत्मा मतलब क्या? जिसके कोई पहचान नहीं, पहचान खत्म हो जाती है ना। तो पत्नी अगर नहीं है तो पहचान खत्म होने का चांस है? नहीं है। अरे जब वंश ही नहीं चलेगा तो पहचान कहाँ है ना? पहचान खत्म। ठीक है, कोई सामाजिक पहचान नहीं। ठीक है, और प्रेम है वहां घर में? नहीं। चेतना है? नहीं। जीवंतता है? घर जीवंत होगा जिस घर में देखिएगा पत्नी नहीं है, महिला नहीं है, उस घर में होली दिवाली ठीक से मनता ही नहीं है, लोग खेलते ही नहीं, हंसते ही नहीं है। का हो काहे मुंह लटकाए हुए हैं दिवाली के दिन? अरे का करे, चल गई इस बार मायके, नहीं बोलते हैं? रहती है तो सब कुछ बनता है, पकवान भगवान, घर में जो भगवान है देवता है उनको ही मिलता है, बाकी लोगों को ही मिलता है। और पुरुष को देखिएगा विभिन्न संस्कारों, विवाहों के अवसर, सांस्कृतिक अवसर पर पुरुष एकदम रूखा सूखा रहता है, जैसे जैसे पहन लिया। सजती संवरती के माहौल को रंगीन कौन बनाती है? महिला ही बनाती है। पुरुष तो रूखा सूखा जैसे तैसे रहेगा, हो सकता है ठीक से रहे भी नहीं, उस दिन आराम से बैठ के लुंगी या धोती पहन के बैठा रहेगा, छुट्टी का दिन है, समझ में आएगा। और देखिएगा प्रेम रहता है, चेतना, जीवंतता, भावना भी पुरुष स्त्रियों में ही रहती है। अगर पिताजी का देहांत हो गया, माताजी का देहांत हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन रोएगा? बेटी या बेटा? बेटी रोती है दहाड़ पार के। अगर शादीशुदा बेटी तो आती है तो पता चलता है गांव वालों को, फलाना बेटी आ गई है। कैसे पता चलता है? एकदम दहाड़ना शुरू कर देती है, दहाड़ रही है। कहीं उसकी बहन मिल गई, चाची में, उसको भी पकड़ के दहाड़ रही है। अगर बाप मिल गया तो उसको भी पकड़ के, बेटा बाप को पकड़ के दहाड़ता है, माई मर गई, माता जी चली गई। तो सारा कुछ कौन? महिलाओं में भावना भी, भावना भी खत्म। मृत आत्मा में यही ना होता है, न भावना, न प्रेम, न पहचान, न चेतना, न जीवंतता। उसको संस्कृति से कोई मतलब नहीं, सांस्कृतिक उत्सव से ये क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक पहचान कुछ नहीं है, कोई पर्व त्योहार कुछ नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत लोग जब पढ़ाते हैं तो धीरे से बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका भी तो क्या कहते हैं, बिना घरनी के हैं। तो बिना घरनी के हैं तो उनका घर कितने दिनों तक चलेगा, अस्थायी रहेगा? प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम इतिहास में अविस्मरणीय हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन घर, उसके बाद क्या हो जाएगा उनका घर? संग्रहालय नहीं हो जाएगा? जानते कि नहीं? संग्रहालय। तो ये अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और पत्नी नहीं है तो प्रेरणा भी नहीं है। एक बहुत ही प्रेरणा का काम करती है पत्नी, करती है। हाँ, कैसे? राणा प्रताप जब जंगल की खाक छान रहे थे, तब ऐसा भी अवसर आता था कि दिन में 5 बार भोजन बनता था उनके शिविर में, और 5 बार दुश्मन के अटैक होने के संभावना के कारण उनको जगह छोड़ना पड़ता था, यानी खाना छोड़ के भागना पड़ता था, पोजीशन लेना पड़ता था। और एक ऐसा अवसर आया, शायद आप लोग भी कहानी सुने होंगे, कि उनको घास की रोटी भी खानी पड़ी। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी बेटा घास की रोटी खा रहे थे, एक बनबिलाव आया और घास की रोटी भी छीनकर भाग गया। बेटी और बेटा रोने लगा। फिर राणा ने सोचा अब अकबर के सामने समर्पण ही श्रेयस्कर है, इस तरह का जीवन भी कोई जीवन है?
अपने बेटे बेटी को भी ठीक से खिला नहीं सके, घास का रोटी भी उसके नसीब नहीं है। एक व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर कब हो जाता है? जब वो अपने बच्चे को भूख से तड़पते देखता है, तब सारी उसकी बादशाहत, सारा उसका जो है ये शान शौकत सब उसको भुला देता है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। राणा तैयार हो गए कि अब हम समर्पण करेंगे, संधि पत्र लिखने के लिए बैठ गए। तब राणा प्रताप की महारानी ने, पत्नी ने कहा, हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन आपका सर झुकने नहीं देंगे। फिर राणा ने क्या किया? संधि पत्र को ये ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर दूसरी रणनीति बनाया राणा ने, नहीं तो फिर इतिहास क्या देखता कि राणा अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन किसकी प्रेरणा से राणा ने स्वीकार नहीं किया? पत्नी की प्रेरणा से। ऐसे लाखों उदाहरण है। शिवाजी के पिताजी शाहजी कैद में थे, लेकिन शाहजी के जज्बे को, शाहजी के खानदान को एक मजबूत चिराग देने का काम किसने किया? उनकी पत्नी जीजाबाई। नहीं कहा जाता है जीजा माता हो तो कैसी? जीजाबाई जैसी। पति के अनुपस्थिति में भी बाल शिवा को इस तरह तैयार किया कि उसने जो स्वराज खड़ा किया वो कालांतर में बड़े मुगल साम्राज्य की भी नींव को हिला दिया। तो प्रेरणा होती है। ठीक है, इस पर बात करेंगे मेन बॉडी में जब आएंगे तब। तो अभी तो ये तोड़ ही रहे। ये हो गया डेरा। क्या होगा जी? अस्थाई आवास, अस्थाई निवास। जब पत्नी नहीं है तो अस्थाई का अस्थायित्व तो ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया बिनु घरनी घर भूत के डेरा। तो तोड़ के हम लोग समझ गए। अब मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो भी लोकोक्ति है उसका दो अर्थ, क्या सामान्य अर्थ होता है जिसको शब्दार्थ भी कह सकते हैं। सामान्य अर्थ क्या हुआ कि पत्नी के बिना घर नहीं, भूतों का आवास बन जाता। यही हुआ, पत्नी के बिना घर भूतों का आवास, निवास बन जाता है। और विशेषार्थ, हर एक लोकोक्ति का मैंने कहा है कि विशेषार्थ भी होता है ना। विशेषार्थ को भावार्थ भी कह सकते हैं, भावार्थ को व्यंग्यार्थ भी कहा जा सकता है। विशेषार्थ क्या हुआ कि बिना पत्नी के घर में चेतना नहीं होती है, घर चैतन्य नहीं होता, जीवंतता नहीं होती है। ठीक है, उसका ना कोई वर्तमान होता है ना भविष्य होता है। अराजकता, अव्यवस्था की स्थिति होती है। कहा? घर में। इसका भावार्थ क्या हुआ? जो घर बिना पत्नी के है, बिना पत्नी के घर में क्या होती है? जीवंतता नहीं होती है। क्या होती है? अव्यवस्था होती है। अव्यवस्था, अराजकता होती है। पत्नी नहीं है तो पुरुष क्या करते हैं हमारे समाज में? होटल से खा लिए, ब्रेड अंडा खा लिए, कुछ भी खा लिए, चल दिए। पत्नी है तो बढ़िया से चावल दाल भुजिया कम से कम फटाक से बना के रख दी, व्यवस्था सब कुछ जगह पर। पुरुष है, पुरुष का नेचर है, स्नान करेगा तौलिया बेड पर, महिला बार बार कहेगी तौलिया को जगह पर, ये तो खुद डालेगी जगह पर। अव्यवस्था होती है, अराजकता होती है। ठीक है, घर में चेतना होती है, घर का वर्तमान होता है, वर्तमान अस्त व्यस्त होता है ना, वर्तमान नहीं, भविष्य भी नहीं।
पत्नी नहीं है तो भविष्य की चिंता भी नहीं लोग करते हैं। पत्नी है, बेटा बेटी होगा, क्या करेंगे, भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है, भविष्य होता है। कहने का तात्पर्य ये कि घर को घर बनाने, घर को जीवंत बनाने, चैतन्य बनाने, घर को खुशहाल बनाने, घर को पहचान दिलाने में स्त्री की यानी पत्नी की क्या होती है, केंद्रीय भूमिका होती है। ये सामान्य अर्थ और विशेषार्थ हो गया, कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं भूमिका, फिर मेन बॉडी और फिर उपसंहार। भूमिका मैंने कहा है, क्या दीजिएगा? भूमिका में क्या करते हैं? भूमिका में कोई कहानी, कोई घटना, कोई प्रसंग, कोई उद्धरण, कोई कविता, कोई शेरो शायरी, ठीक है। जैसे घटना, मान लीजिए कोई कोटेशन दे रहा हूं, एक कोटेशन है, ये आदि पर्व महाभारत का है। भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः, क्या? भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः, मतलब हुआ कि पत्नी जो है धर्म, अर्थ और काम का मूल है, और पत्नी मोक्ष का भी मूल है। भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 उद्देश्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब कर्तव्य, अर्थ मतलब धनोपार्जन, काम मतलब वैवाहिक जीवन बनाना, वंश वृद्धि करना, और मोक्ष जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। ये चारों का मूल आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में किसको बताया गया है? भार्या, पत्नी, अभी बताए ना। तो यहां से शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ना कि पत्नी नहीं है तो चारों उद्देश्य जो है वह क्या है, आप प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं भूमिका, क्या? भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः। दूसरा ये भी दे सकते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी रमन करते हैं, विहार करते हैं, ठीक है। यत्तै तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी विहार करते हैं, और जहां नारी का सम्मान नहीं होता है वहां सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं, ठीक है। ये भी, इससे भी शुरू कर सकते हैं, यत्र नार्यस्तु, इससे भी आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है? राणा प्रताप की कहानी दे सकते हैं, राणा प्रताप और उनकी पत्नी की कहानी, शिवाजी की कहानी, पति की अनुपस्थिति में शिवाजी को तैयार किया, शिवाजी को शिवा बनाया, ठीक है। छत्रपति बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? माता जीजाबाई की। कुछ इसी तरह, अगर आप लोग राजनीतिक हल्के में ना लीजिए, राजनीतिक बात मत समझिए, नहीं समझिए, तो उदाहरण दिया जा सकता है। राजीव गांधी नहीं रहे तो सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला, और खूब बढ़िया से मोर्चा संभाला। सोनिया गांधी के रीजन में कांग्रेस ने कितना साल शासन किया अभी तक भारत पर?
2 बार शासन किया नहीं, यूपीए 1 यूपीए 2, नेतृत्व तो किनका था? सोनिया गांधी का। इसको आप काट नहीं सकते ना। और अपने बेटे और बेटी का के भविष्य को भी कौन तैयार कर रही है? सोनिया गांधी। तो वो भी है, उनका भी उदाहरण दिया, हालांकि उनका उदाहरण देना अभी थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन इतिहास तो महत्व देगा सोनिया गांधी को, उसको आप काट नहीं सकते हैं। इतिहास हमारे और आपके चाहने से थोड़ी बनेगा। 100 साल के बाद इतिहास लिखा जाएगा, उस समय ना बीजेपी रहेगी, हो सकता है बीजेपी रहे या कांग्रेस या कुछ भी रहे, लेकिन इतिहासकार निष्पक्ष एनालिसिस करेगा ना, तो उनकी महत्ता तो देगा ही। वो 10 साल भारत का जो है यूपीए 1 यूपीए 2, उसको इतिहास से हटा सकते हैं? नहीं। यूपीए 1 यूपीए 2 में किंग मेकर कौन थी? सोनिया गांधी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर देखे फिल्म, मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया है। शिवाजी और जीजाबाई की कहानी दे सकते हैं। और हमारे बिहार के दशरथ मांझी हर एक ऐसे में फिट बैठते हैं। पत्नी मरकर भी पहाड़ को चीरने की प्रेरणा दे सकती है। पत्नी मरकर भी पहाड़ को चीरने की प्रेरणा दे सकती है, और जीते जी तो प्रेरणा स्रोत होती ही है। दशरथ मांझी की पत्नी मर गई, उन्होंने क्या किया? भावना में बंधे हुए उन्होंने पहाड़ को चीर कर रास्ता तैयार कर दिया, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। भले 22 वर्ष लगे हो, तो पत्नी की ये भूमिका है। क्लियर है? तो वो भी उदाहरण दे सकते हैं। मरकर भी प्रेरणा स्रोत। ठीक है। और एक बहुत सारा भूमिका में बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं आप लोग। और एक घटना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हिंदी साहित्य के, उनके नाम पर द्विवेदी युग है। ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की के जीवन की एक घटना है कि वे अंग्रेजों की नौकरी करते थे। जिस कार्यालय में थे उस कार्यालय में कुछ अप्रिय घटना घटी, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन उन पर इल्जाम लगाकर अंग्रेज ऑफिसर ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को ऑफिस से निकाल दिया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ठीक है। कमिटी बैठी, कुछ समय के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी निर्दोष पाए गए। फिर उनको बुलावा भेजा गया कि आप आइए नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वह दोषी नहीं थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी पत्नी के पास गए और उनको कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मैं निर्दोष सिद्ध हो गया हूं और फिर से बुलावा आया है, ज्वाइन कर लो। तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, थूक कर चाटा जाता है क्या? थूक कर चाटा जाता है क्या? आपने तो थूक दिया था उस नौकरी को, फिर क्यों चाटने जा रहे हैं? फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी नौकरी करने नहीं गए, हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए, और लग गए तो ये क्या हुआ? क्रांति हो गया। आज उनके नाम से द्विवेदी युग चलता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और नहीं तो क्या होता? गुमनाम खो जाते, हजारों लाखों लोग चले गए, अंग्रेजों की नौकरी करते करते हुए भी चले जाते। तो ये घटना जो है बहुत ही सटीक बैठती है। घर बिनु घर नहीं, भूत के डेरा। किनके जीवन की घटना है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या कहा था इनकी पत्नी ने? क्या कहा था इनकी पत्नी ने? थूक कर चाटा जाता है क्या? ढेर उदाहरण हो गया जी। क्या? तो पत्नी जो होती है वह क्या करती है? पति को सक्रिय करती है।
एक शैव संप्रदाय है और शिव से जुड़ा हुआ ही शाक्त संप्रदाय है जिसमें शक्ति की उपासना होती है। और उसमें कहा जाता है कि शिव सब है, सब मतलब लाश, शिव लाश के समान है और शक्ति के बिना शिव सब के समान हो जाते हैं। शक्ति के बिना शिव सब के समान हो जाते हैं, यानी शक्ति नहीं है, ठीक है, शिव की पत्नी उनके साथ नहीं है तो शिव निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ नहीं करने योग्य रह जाते हैं। क्लियर है? तो शाक्त संप्रदाय के मत का खंडन करने के लिए शंकराचार्य केरल से कश्मीर पहुंचे। उस समय शाक्त धर्म का केंद्र हुआ करता था, बहुत बड़ा केंद्र कश्मीर। तो शंकराचार्य पहुंचे शाक्त संप्रदाय के मत का खंडन करने। मत क्या था? शिव सब है, निष्क्रिय है, अगर शक्ति नहीं है तो शक्ति के बिना शिव सब हो जाते हैं। शक्ति किनको कहा गया? शिव की अर्धांगिनी को, पत्नी को। ठीक है, कहा जाता है कि शंकराचार्य भूख से तड़पते हुए एक पेड़ के नीचे लेट गए, पैदल चलते थे ना, तो भूख प्यास बहुत जोर से लगा। उसी समय एक ग्वालन जो दही बेच रही थी गुजरी उनके पास से, दही दही बोल रही थी। तो शंकराचार्य ने कहा उनसे कि थोड़ा दही मुझे भी खिलाओ। तो ग्वालन ने कहा कि आके ले जाओ दही। ठीक है, तो शंकराचार्य ने कहा कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है कि आपके पास आऊं और दही लूं। तो ग्वालन जो थी उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और आए हो शक्ति की उपासना का खंडन करने के लिए। नहीं समझे? शक्ति के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ पा रहे हो, आए हो शाक्त मत का खंडन करने के लिए। ठीक है, शंकराचार्य को लगा ये साधारण ग्वालन नहीं है, तो समझ गए और शंकराचार्य जाकर पैरों पर गिर पड़े। फिर वे शक्ति के स्वयं उपासक बन गए और शक्ति की आराधना में उन्होंने ये लिखा, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, तुम ही मेरी शरण हो, तुम ही मेरी उद्धार कर सकती हो। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। देविया प्रार्थना स्तोत्र उन्होंने लिखा है, देवी से प्रार्थना किया है उन्होंने कि मेरे से जो भी अपराध हुआ हो उन्हें क्षमा कर दे। तो ये भी क्या बताता है, ये घटना जो है वो भी क्या बताता है कि पति को सक्रिय कौन करती है? पत्नी। नहीं समझ पाई बात? ये भी है, शिव शक्ति के बिना क्या हो जाते हैं? बिना सब हो जाते। क्लियर है? ढेर सारा उदाहरण हो गया भूमिका में। अब चले मेन बॉडी में। मेन बॉडी में अब देखेंगे, एक मिनट, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे स्त्री की, ये जो है ये बताता क्या है स्त्री के महत्व के बारे में घर में। तो अब हम देखेंगे स्त्री का महत्व क्या है घर में। तो मेन बॉडी में कैसे देखते हैं हम लोग? सेक्टोरल वाइज, जैविक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सभी पहलुओं में देखेंगे पत्नी का क्या महत्व है। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेन बॉडी में जाते हैं। मेन बॉडी में देखेंगे जैविक रूप से क्या महत्व है पत्नी का, पारिवारिक सामाजिक रूप से क्या महत्व है, आर्थिक रूप से क्या महत्व है, सांस्कृतिक रूप से क्या महत्व है, राजनीतिक रूप से क्या महत्व है। जैविक रूप से महत्व है, भूमिका तो समझ गए आप लोग। मेन बॉडी मुख्य भाग में आते हैं, सेक्टोरल अप्रोच अपनाते हैं। कौन सा अप्रोच? सेक्टोरल अप्रोच। जैविक, जैविक महत्व है, जैविक महत्व है। घर में पत्नी आती है तो आपकी जो यौन भावना है अनुशासित होती है, ये तो यौन भावना उच्च श्रृंखल रहती है। ठीक है, और यौन भावना की संतुष्टि पत्नी के बिना भी होती है, लेकिन वो अराजकता उत्पन्न करती है, क्योंकि यौन संतुष्टि के बाद क्या है? गर्भाधान है, पुत्र है, समाज में अराजकता होगी, पिता कौन? लेकिन पत्नी आती है तो यौन भावना भी संतुष्ट होती है और अराजकता की स्थिति नहीं बनती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पितृत्व, पिता बनने का गौरव आपको हासिल होता है।
और मानव की निरंतरता में आपका योगदान सुनिश्चित हो जाता है। आपका पुत्र विवाह करेगा तो फिर वंश वृद्धि होगी। मनुष्यता की जो निरंतरता चली आ रही है उसमें आपका योगदान सुनिश्चित। अगर पत्नी नहीं है तो योगदान वहीं पर ब्रेक हो गया ना। समझ में आई बात? मानव की निरंतरता कैसे बढ़ी है, जीव की निरंतरता कैसे बढ़ती है? प्रजनन से ना। ठीक है, तो मानव समाज में अगर प्रजनन नहीं हो तो मानवता आगे बढ़ेगी। प्रजनन जरूरी है, और प्रजनन कैसा हो? अनुशासित हो, तभी समाज भी रहेगा। क्लियर है? तो जैविक रूप से यौन संतुष्टि, उसके बाद पुरुष और स्त्री में पता नहीं बहुत वर्षों पहले हुआ होगा कि पुरुष उत्पादन का काम करेगा और उसको प्रसंस्कृत करके, प्रोसेसिंग करके महिला घर में खाना बनाएगी। प्रोडक्शन किसका काम? पुरुष का। या फिर बाहर से खाना लाना कमा कर और घर में उसको प्रोसेसिंग करके, जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में क्या होगी? पुरुष खेत पर जोतेगा, सब कुछ करेगा, लाएगा और उसको फटकेगा, पीसेगी, फटकेगी, बनाएगी। धान को क्या कहते हैं, चूड़ा दही चीनी के रूप में या फिर चावल भात दाल के रूप में कौन बनाएगी? तो प्रोसेसिंग का काम किसका? महिला का। प्रोडक्शन का काम, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण घर में अपने आप बन जाता है। ये लेबर डिवीजन हुआ होगा कब? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में। समझ में आई बात? तो भूख भी वहां मिटता है। और आज व्यवहार में देखिए, पत्नी अगर नहीं हो तो भूख कैसे मिटाता है पुरुष? आज पत्नी की भूमिका दोहरी हो गई है। घर के अंदर भी बाहर भी पत्नी कर रही है, लेकिन घर के अंदर भी पत्नी, पुरुष अगर नौकरी करने लगता है तो घर में उसकी भूमिका सुनिश्चित नहीं होती है। लेकिन घर स्त्री अगर नौकरी करने लगती है तो नौकरी पर भी ध्यान देना पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है। किचन कैसे चलेगा वो महिला ही देखती है, चाहे वो मेड रखे या कुछ भी करे। किचन में किसी न किसी रूप से वो अपनी उपस्थिति बनाए रखती है महिला। तो जैविक रूप से हुआ। और जब वंश अगर पत्नी नहीं है तो आप पूर्ण व्यक्ति नहीं बने। व्यक्ति पूर्ण कब बनता है? जब पिता बनता है, नहीं तो अपूर्ण ही रहता है। क्यों? वो पिता बनने का अनुभव आपके पास नहीं आया, वो स्नेह, वो प्रेम। तो पिता कहने वाला, पुत्र के जरूरतें क्या होती है, पुत्र के साथ संबंध में क्या क्या देखना पड़ता है, ये आपको अनुभव नहीं होगा तो अपूर्ण ही रह गए ना। हाँ, जो जिसका बेटा नहीं है वो बेटे का दर्द समझेगा? बेटा रोता है तो बाप का कलेजा कैसे फटता है वो समझेगा वो कभी? समझ आई बात? तो ये हुआ। और वंश वृद्धि किससे होगी? पत्नी से। बच्चा पैदा लेगा तो घर में एक मनोरम वातावरण बन जाता है। ठीक है, जैसे राम बचपन में खेलते हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठोक ठोक करके बच्चा चलता है, उसके पीछे दादा दादी सब आगे पीछे भागते हैं। भले पुतहू से लड़ लेंगे दादा दादी, लेकिन बच्चा पर पूरा अधिकार जताएंगे। है कि नहीं? ठीक है। तो होटल या कोई कोठा है, वो जैविक रूप से आपकी जैविक जरूरत को पूरा नहीं कर सकती है। अगर करेगी तो अराजकता स्थिति रहेगी, अस्थायित्व तो नहीं रहेगा, भावना नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, लगाव नहीं रहेगा। समझ में आई बात? जो भी चीज पत्नी देती है वो आप पा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पत्नी जो खाना बनाकर देती है घर में, माँ जो देती है वो, और होटल में जो खाना देता है वो, दोनों अंतर है कि नहीं? होटल में जो खाना कोई बनाता है, मजबूरी में बनाता होगा, अंदर से रो रहा होगा, तो वो एनर्जी वहां पर नेगेटिव एनर्जी जा रही है। और पत्नी जब बनाती है पति के लिए प्रेम से, अपने बच्चों के लिए, तो वहां कौन सी एनर्जी जा रही है? पॉजिटिव। उसका स्वाद पर सही में असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। कोई रोज झपट के खाना बना दे वो खाइए आप, और कोई खुशी खुशी खाना बनाए वो खाइए आप, अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है। तो ये हो गया जैविक महत्व है। पारिवारिक सामाजिक महत्व है। आपके माता पिता, पारिवारिक सामाजिक महत्व है।
वृद्ध माता पिता आपके हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? पत्नी आती है तो विस्तृत सामाजिक संबंधों से आपका परिचय होता है। सामाजिक संबंध, एक तो आपका एक संबंध हुआ जहां आप जन्म लेते हैं, माता पिता भाई बहन से परिचित होते हैं, लेकिन साला साली, फुफ्फा बहनोई, सास ससुर, ये जो रिलेशन है ये सामाजिक संबंध है ना। अगर आप शादी पत्नी नहीं है तो ये संबंध एकाएक क्या हो गया? क्या हो गया? आपके जीवन से आउट हो गया। तो सामाजिक संबंधों का दायरा कौन बढ़ाती है? पत्नी। ठीक है, समाज का पूर्ण सदस्य अब बनते हैं, परिवार से संबंध बनता है, विवाह होता है, विवाह बाद संबंधों का विस्तार होता है, विवाह बाद व्यक्ति अनुशासित हो जाता है। ठीक है, बदमाश से बदमाश व्यक्ति क्या हो जाता है? जिम्मेवारी समझने लगता है। लड़का बहुत बदमाश हो जाए तो हमारे समाज में क्या प्रचलित है? इसका शादी करा दो। माँ बाप किसी पर जोर शादी कर, शादी पर क्यों? जिम्मेवारी थोड़ा समझेगा। उससे पहले कमाई का या कमाने का या कुछ करने का उतना नहीं रहता है प्रेशर, जब शादी के बाद प्रेशर बढ़ जाता है। तो पारिवारिक सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है। अभी बताया मैंने, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसका काम? पुरुष का। प्रसंस्करण महिला का। आर्थिक महत्व है, महिलाएं देखिएगा भविष्य की सोचती है, क्योंकि वो 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखकर जन्म देती है, तो वो सोचती है बच्चे का भविष्य क्या होगा, और पुरुष को भी अलर्ट कराती है। तो समाज के आर्थिक प्रबंधन, परिवार के आर्थिक प्रबंधन में, मैनेजमेंट में महिला की अहम भूमिका होती है। महिला भविष्य को देखकर वर्तमान को जीती है, भविष्य को नजरअंदाज करके नहीं। पुरुष का भाव क्या रहता है? जो कमाओ उड़ाओ, नहीं समझे? ठीक है, वो सब के लिए कर लेगा, लेकिन अपने भविष्य के लिए पूरी तरह सोचेगा। लेकिन जब पत्नी आ जाती है तो बेटा होगा, बेटी होगी, पढ़ाना लिखाना, ये सारा कुछ। ठीक है, ये तो कुशल प्रबंधक कौन होती है घर की? पुरुष या स्त्री? पत्नी होती है कुशल प्रबंधक। ऐसे भी आप परिवार में आप आर्थिक महत्व की जो भी चीजें ठीक ढंग से रखना, गहना जेवर से लेके बहुत कुछ है, ठीक है, एसेट है, सब कुछ ज्यादातर महिलाएं ही देखती है। तो आर्थिक महत्व भी है। सांस्कृतिक महत्व है। पत्नी है तो पत्नी है तो दिवाली है, पत्नी है, माँ भी तो पिता की पत्नी हुई। पत्नी है, माँ है तो दिवाली है, होली है, छठ है, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत हो या जो भी संस्कार हो, उसकी सारी विधि विधान सबसे ज्यादा किनको मालूम होता है? महिलाओं को ही, पत्नी को ही मालूम होता है। इसलिए मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि हमारी महिलाएं अगर पश्चिमीकरण की होड़ में आ जाती हैं तो हमारी संस्कृति मिट जाएगी। पुरुष अगर पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षित होता है तो भारतीय संस्कृति के मिटने का उतना खतरा नहीं है जितना अगर महिलाएं अगर पश्चिमीकरण की ओर भागती है, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लेती है, तब तो भारतीय संस्कृति का लोप होना तय है। क्योंकि भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख तत्व हैं उनकी वाहिका कौन होती है? महिलाएं होती है। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी की घटना हुई ना, आप देखे होंगे। सोनम रघुवंशी का भाई था गोविंद, वो जब आया प्रेस में राजा रघुवंशी के घर पर, तो लोगों ने उसको मारने का प्रयास किया। उसको बचाया कौन था? राजा रघुवंशी की माँ। बेटा चला गया, लेकिन वो समझ रही थी कि ये भी किसी का बेटा है, जबकि लोगों को लग रहा था कि माँ भी मारेगी। सोनम रघुवंशी का भाई था ना वो, गुस्सा। तो महिलाएं जो है संस्कृति के मूल तत्वों की वाहिका है। ठीक है, इसलिए महिलाएं कभी कभी अप्रत्याशित व्यवहार करती है तो समाज में हंगामा मच जाता है, नहीं समझे? सैकड़ों हजारों घटनाएं हैं जब पति ने पत्नी को मारा, जलाया, मारकर फेंक दिया, पुरुष ने स्त्री को। लेकिन अगर स्त्री पुरुष के साथ करती है, जैसे सोनम रघुवंशी की, मुस्कान ने किया, क्या ना हंगामा मच गया, क्योंकि हम लोग उससे अपेक्षा ही नहीं करते वो इस तरह हो गए।
क्या सोनम रघुवंशी ने जिस तरह अपने हस्बैंड को मारा, इस तरह पुरुष करता रहा है कि नहीं? पुरुष तो मारता भी नहीं है, अपनी पत्नी के जीते जी 2 ठो 4 ठो 5 ठो 100 शादी करता रहा है। समझ में आई बात? तो सांस्कृतिक पर्व त्योहार हो, जीवन शैली हो, सब कुछ पहनावा ओढ़ावा, घर में जीवंतता लाने में किसकी भूमिका होती है? महिलाओं। ठीक है, तो सांस्कृतिक महत्व है, राजनीतिक महत्व भी है। अगर घर नहीं है तो घर है तो परिवार है, और परिवारों के मिलने से समाज बनता है, समाजों के मिलने से बृहत्तर समाज राष्ट्र बनता है। तो केंद्रीय भूमिका किसका है? घर का। और घर में केंद्रीय भी भूमिका किसकी है? पत्नी की। राजनीतिक महत्व भी है। अच्छा, आपके जितने संबंध हैं सबका आधार क्या है? पति पत्नी। नहीं समझे कोई? जितने भी संबंध है, फूफा, नाना, दादा, चाचा, मित्र, सगे संबंधी, समाज, परिवार, सबका केंद्र कौन है? सबसे इंटरेक्शन में भूमिका किसकी होगी? पति पत्नी। बहन के यहाँ जाना है, साला के यहाँ जाना है, फूफा के यहाँ जाना है, चाचा के यहाँ जाना है, बगल में जाना है, दोस्त के यहाँ जाना है, या उससे रिलेशन कैसा रखना है, सबका। तो ये क्या है? सेंट्रल रिलेशन कौन है जी? वाइफ हस्बैंड, जिसमें उसके बाद है ये छोटा छोटा ये स्टेट, फूफा का घर, बहन का घर, साला का घर, साली का घर, ससुराल, ये सब उसके बाद है। नहीं है? समझ वाली बात? ये केंद्र है, बाकी सब राज्य है, पंचायत है। क्लियर है? तो राजनीतिक महत्व हो गया। इस तरह पत्नी की केंद्रीय भूमिका है। अब है टर्निंग भी लेना है, इससे उलट भी सोचना है। टर्निंग में क्या लेंगे? ठीक है, मैंने बताया है कि जो भी लोकोक्ति है या कोई कथन है तो उसको हूबहू स्वीकार नहीं कर लेना है। हूबहू स्वीकार कर लेने पर आपकी मौलिकता नहीं आएगी, उससे अलग भी सोचिए। घर बिनु घर नहीं घर भूत का डेरा, ये कहा गया, ठीक है, लेकिन क्या घरनी अगर कैकई की तरह हो तो घर वीरान भी हो सकता है। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा राम से, परिणाम क्या हुआ? अयोध्या वीरान हो गई, राजमहल वीरान हो गए, दशरथ स्वर्गवासी हो गए, राम और सीता और लक्ष्मण जंगल को प्रस्थान कर गए, पूरी अयोध्या वीरान हो गई। तो घरनी अगर ठीक नहीं है तो राजमहल क्या, घर क्या, पूरा का पूरा शहर भी वीरान हो सकता है। और आज के समय में घरनी अगर सोनम रघुवंशी की तरह मिल जाए, घरनी अगर मुस्कान वाली घटना जानते हैं ना, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आजकल घट रही है, तब क्या होगा जी? घरनी के रहते घर भूत का डेरा भी हो सकता है। ठीक है? और आज के जमाने में कहा गया कि कहीं कहीं पुरुष भी घर को संभालते हैं। बहुत सारा ऐसा वेब सीरीज आ रहा है जिसमें पत्नी अब काम करती है, पति घर पर बैठा हुआ है। दिखाया जाता है कि पति उसी भूमिका में है जिस भूमिका में कभी पत्नी होती थी। नहीं समझे? पत्नी जा रही है तो उसके लिए साड़ी वगैरह सब कुछ तैयार कर देना, खाना तैयार कर देना, उसको मोटरसाइकिल में बैठा के घर ऑफिस छोड़ाना। फिर वो आती है तो जैसे पुरुष आता है नौकरी करके तो स्त्री चाय लेके जाती थी, अब पत्नी आती है नौकरी करके तो पति चाय लेके जाते हैं। इसमें कोई असहज करने वाली बात नहीं है, नहीं समझे? असहज करने वाली बात नहीं है। भूमिका तो निभानी पड़ेगी ना दोनों। अगर घर पत्नी बाहर कहीं काम कर रही है तो पति को चाहिए कि घर की भूमिका निभाए। ये गुलाम नहीं हुआ, ये क्या हुआ? गुलामी नहीं है, ये क्या है? सहयोग। जीने में एक दूसरे को सहयोग करना। क्लियर है? तो ये है। बहुत जगह ऐसे है जहां पुरुष भी घर संभालते हैं, तो वहां पुरुष बिनु घर भूत का डेरा हो जाएगा। अब पत्नी जो है बाहर काम करती है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगा घर संभालने के लिए, तो पति ही संभालेंगे ना। क्लियर है? तो ये हो गया।
और बहुत जगह ये आलोचना भी की जाती है कि ये जो लोकोक्ति है ये सिद्ध करने के लिए है कि घरनी की भूमिका खाली घर में ही है, एकांगी भूमिका, जबकि स्त्री केवल घर को ही नहीं समाज को भी संभाल सकती है, राष्ट्र को भी संभाल सकती है। और इसका उदाहरण भरा पड़ा है इतिहास में, ठीक है, रजिया बेगम, ठीक है, से लेकर के इंदिरा गांधी तक, कि घरनी महिला केवल घरनी के रूप में घर ही नहीं संभाल सकती है बल्कि राष्ट्र को भी, समाज को भी दिशा दे सकती है, संभाल सकती है। ठीक है, ओके। इसके बाद उपसंहार में दे दीजिए। कुल मिलाकर स्त्री की भूमिका क्या है? केंद्रीय भूमिका है, जैविक महत्व है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व। स्त्री के बिना घर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्त्री के बिना घर का कोई भविष्य नहीं होता है, व्यक्ति पूर्णता भी नहीं प्राप्त करता है। यद्यपि परिस्थितियां बदली है और स्त्रियों की भूमिका भी बदली है ना, बाहर का भी फिर भूमिका बदलने के बावजूद आज भी घर में स्त्री की भूमिका अहम है। आप देखते होंगे स्त्री से लोग अपेक्षा करते हैं कि बाहर भी संभाले, घर नौकरी भी कर ले और घर भी संभाल ले। और ऐसी जो स्त्रियां होती हैं तो उनका देखिएगा आप, इतना लोग भाव विह्वल होके प्रशंसा करेंगे, हाँ फलाने की पत्नी, फलाने की बेटी इतनी अच्छी है, संस्कारी है, बाहर नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है। और घर संभालने में चूक हो गई तो सारा जितनी अपात्रताएं हैं वो उस स्त्री पर, लड़की पर थोप दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? भूमिका, मेन बॉडी, उपसंहार हो गया। ओके, ठीक है साजन।